Okay, so just we show here the important property, that is elevation in boiling point. Qualitative properties are delta TB, its formula and its example. Now we move on the next one, that is the depression in freezing point. You know that what is freezing point? It is a temperature when you see the solid and liquids both are in a dynamic equilibrium. Both states are in a dynamic equilibrium. So this is the freezing point of this any components, right? Here we show the depression in freezing point. Depression in decreases in freezing point. अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट लीजिए, सॉल्यूशन लीजिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था भाई तो TB0 बोलते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको TB कहते हैं. इसमें क्या था, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका एलिवेशन होता है, यानी कि ये बढ़ता है जब सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन बनता है तो. पर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है भाई, डिप्रेशन होता है, यानी कि वो डिक्रीज होता है. तो ये भी इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए. इसको TF बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. TF0 यानी सॉल्वेंट का हुआ, TF यानी कोई सॉल्यूशन का हुआ. तो सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, डिप्रेशन होगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन यू मेक द सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्वेंट. तो कौन सा वाला बड़ा होगा यहाँ पे, TF0 बड़ा होगा. ठीक है, ये दोनों में जो डिफरेंस है पहले समझ लीजिए, बाद में हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. ठीक है, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं. देखिए आइस लीजिए, आइस और वाटर जो है वो दोनों सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है. ये आइस है और उसमें से वाटर बनता है सपोज. ठीक है, आइस में से वाटर बना है और इसमें से फिर से आइस बना है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं. तो यहाँ से वाटर में से आइस और आइस में से वाटर होगा. तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आइस का. ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट. इसको 373 भी बोल सकते हैं, सॉरी 273. ठीक है, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट था 373, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का. तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. अगर इसमें मैं नमक मिला दूं, सोच लीजिए आइस में अगर सॉल्ट मिला दूं तो क्या हो जाएगा भाई, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. सेल्सियस में हम समझते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है उससे कम चला जाएगा, -3 हो गया, यानी कि 270 केल्विन हो गया. 270 केल्विन हो गया. देखिए 270 केल्विन हो गया, 273 में से ऐसे भी कर सकते हैं. तो क्या हो गया, डिप्रेशन हो जाएगा जब हम कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, तो ये डिप्रेशन कैसे होता है वो देखते हैं. पहले हमें पता होना चाहिए डिप्रेशन क्या है. ये देखिए एक सिंपल एक बात बताता हूँ, शायद आपने सुनी होगी. जो आइसक्रीम बनाते हैं, कोठी आइसक्रीम, उसके अंदर आइस डालते हैं, उस आइस के अंदर सोल्ट भी डाला जाता है. क्यों सोल्ट डाला जाता है आप जानते हैं, क्योंकि आइस और सोल्ट का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन कहता है, बनता है, और इसीलिए उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे चला जाता है. यानी कि आइस जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है और आपकी आइसक्रीम जमी होती है. ठीक है, तो इसीलिए इसको सॉल्यूशन बना देते हैं. तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं. देखते हैं आगे भी. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई अगर हम सॉलिड फेज वाला कंपाउंड लेते हैं, देखिए सॉलिड फेज वाला कोई सॉलिड फेज वाला कंपाउंड लेते हैं और एक लिक्विड फेज वाला कंपाउंड लेते हैं. तो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या एक्चुअली, अगर हम वेपर प्रेशर के नजरिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द एनी सब्सटेंस इज इन सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो. सॉलिड फेज और लिक्विड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज एंड द वेपर प्रेशर of its solid phase both are equal. दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाएगा, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का.
और दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो गए, तब हम बोल सकता है कि जो टेम्परेचर पे ये मेंटेन होगा, इस टेम्परेचर को हम उस कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो आइस और वाटर की बात की जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसका जो वेपर प्रेशर है दोनों फेज में, एक लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर, सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर। अब देखिए, बिल्कुल समझिएगा, अगर मैं राउल्स के लॉ की बात करूं तो सॉल्यूट अगर मैं सॉल्यूशन में डालता हूं, सॉलिड इनटू सॉल्यूशन, तो क्या होगा भाई, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैंने कोई सॉलिड को सॉलिड को सॉल्वेंट में डाला तो क्या होगा भाई, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो वेपर प्रेशर जब डिक्रीज हुआ तो उसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या हुआ भाई, तो अब जो नया जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, या दोनों का वेपर प्रेशर, दोनों फेज के वेपर प्रेशर सेम जो हो गए, वो ये टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो गए, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे ये होगा, हम कह सकते हैं। सो हियर वी सी द वेपर प्रेशर इज of the liquid and vapor pressure of the solid states are equal at the lower temperatures। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों इक्वल हुए हैं आइस के लिए। अगर इसमें वाटर के अंदर में कोई सॉलिड मिला दूं तो क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश होगा, तो इस समय अगर हम देखा जाए तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होता है, टेम्परेचर जब कम होता है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन मालूम है, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वेपर प्रेशर घटेगा। उसी तरीके से यहाँ से वेपर प्रेशर घटा तो वेपर प्रेशर अब इक्वल कब होगा भाई, 0 डिग्री पे नहीं होगा, मान लो कि उससे कम होगा, -0.8 डिग्री पे हो गया, चलो -0.8 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो ये उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ, यानी कि डाउन हुआ। तो अब जो इक्वल कब होगा इस दोनों का वेपर प्रेशर, -0.8, यानी कि इतना इसका डिप्रेशन हुआ। समझ लीजिए, बिल्कुल एकदम इजी है। पहले हमने क्या किया यहाँ पे कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज बोथ आर इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, and at that time the vapor pressure of the liquid phase and the vapor pressure of the solid phase are equal. This temperature is known as the freezing point. Now what we do here, just we add the solid into the solvent, then what's happened here, the vapor pressure is decreasing according to Raoult's law, we know that. So vapor pressure is decreasing, so at a low vapor pressure the temperature is also decreasing for equaling the vapor pressure in liquid phase and vapor pressure in solid phase. ये दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल अब थोड़े लोअर टेम्परेचर पे हो गए, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ ही होगा भाई। तो लोअर टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ। तो जो नया टेम्परेचर मिला ये उस सॉल्यूशन का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर और ज्यादा डाल दी जाए तो अभी भी वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा, वो वेपर प्रेशर जैसे डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नीचे और भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आएगा सॉल्यूशन का, तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ क्या है। हमने देखा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी क्या है, केएफ को भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। देखिए, हमने फिर से वही एग्जांपल यहाँ पे लेना है। अगर हम 1 किलोग्राम यहाँ पे वाटर लेते हैं, सभी में 1 किलोग्राम वाटर है, समझ लीजिए सभी में सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे 60 ग्राम यूरिया डालते हैं, यहाँ पे 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड करते हैं, और यहाँ पे 342 ग्राम सुक्रोज ऐड करते हैं। तीनों के जो वॉल्यूम है सेम है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इफ वी डिसॉल्व द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस देन वी मेक ए 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जो मोलारिटी होगी वो सेम होगी, 1 मोलर सॉल्यूशन है। At that time, the depression in freezing points in all the solution, suppose it is delta TF1, it is delta TF2, it is delta TF3। यहाँ पे जो पहला जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री, ऐसे घटेगा, 0.2 डिग्री हुआ, 0.2 डिग्री हुआ, 0.2। तो ये सभी जो डिक्रीज होता है वो इसको
ये सेम ही होता है। डेल्टा टीएफ यानी क्या है, डेल्टा टीएफ का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो डेल्टा टीबी था, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सेम ही मिलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों के अंदर सेम मिलता है। तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट याद रखिएगा, के क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उसको एक और भी नाम दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसमें भी दो नाम थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था केबी का, और एबिलस का भी था। यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं। उसका भी जो यूनिट है वो केल्विन किलोग्राम पर मोल ही होगा, केबी की तरह ही। वो केबी था, वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। और याद क्या रखना है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ से NaCl का सॉल्यूशन बनाऊं, देखिए सेम ही है केबी की तरह, इसीलिए मैं इसको साथ ही ले लेता हूँ, ठीक है। NaCl अगर मैं डालता हूँ 55.8, ठीक है, उसका मोलिकुलर मास जितना, तो क्या होगा 58.5, सॉरी 93 और 35.5। तो ये अगर मैं डालूंगा तो क्या होगा, उसका मोलिकुलर मास जितना, तो ये सेम होगा क्या, नहीं होगा भाई। ये जो है सपोज ये 4 है, ये इसको इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ से 2 आयन रिलीज हो रहा है। जितने ज्यादा आयन रिलीज हो गए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना लो होगा। कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका घटेगा, ठीक है।